सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 10th के अंतर्गत जो डाटा एंट्री विषय है उसके जो क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उस पर हम चर्चा करेंगे और ये हिंदी मीडियम के अंतर्गत रहेगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप एक क्वेश्चन पेपर को देख के जाइए ताकि आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चल जाए। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आपको पता भी है कि अब की बार क्वेश्चन का पेपर का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। तो इसी तरह से डाटा एंट्री का भी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। तो ये जो पेपर है आपके 2 घंटे का होगा और ये 40 अंक का होगा। इसके अंदर 60 अंक का आपका प्रैक्टिकल लग चुका है। तो प्रैक्टिकल के अंदर आपने अच्छे मार्क्स ले लिए, तो इसके अंदर भी आप अच्छे मार्क्स लेके आइएगा ताकि आपकी परसेंटेज अच्छी बन पाए। तो क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे हम देखते हैं। तो डेटा एंट्री के अंतर्गत आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक भी दिए हुए होंगे और अनुभाग ए में शामिल है। तो इस तरह से आपके पार्ट ए और पार्ट बी इस तरह से करके आपका ये पेपर जो है बांटा हुआ है, यानी कि खंड ए और खंड बी, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सेक्शन ए के अंतर्गत जो है प्रश्न संख्या 1 से 8 और फिर 9 से 17, यानी कि 1 से 17 तक के क्वेश्चन आपके है ना सेक्शन ए में दिए हुए होंगे। तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न यानी कि MCQ पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक प्रत्येक 1 अंक का है, यानी कि प्रश्न क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चन होंगे उसमें जो है 7 तक के जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 1 से 7 तक, है ना। ये जो है आपके 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि टोटल ये 7 नंबर के क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 8 में 2 अंक है, तो प्रश्न संख्या 8 जो है आपके 2 अंकों का होगा। प्रत्येक में से इसमें से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें और लिखें। इनमें से कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया। आंतरिक विकल्प मतलब होता है कि एक ही प्रश्न में से 2 प्रश्न दिए हुए होंगे, अथवा करके या करके, दोनों में से आपको एक करना होगा। वो हम आगे प्रश्न पत्र देखेंगे। आपको ऐसे प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से केवल एक ही प्रयास करना है, यानी कि एक ही प्रश्न करना, एक ही प्रयास करना है। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 1 में क्वेश्चन दे रखा है और फिर अथवा करके, है ना, अथवा या फिर या करके, फिर इसी क्वेश्चन नंबर 1 में भी अगला प्रश्न दे रखा है, तो आपको दोनों में से एक ही करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 9 है, यानी प्रश्न संख्या 9 से 17 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 से 10 प्रत्येक के लिए 2 अंक है। प्रत्येक 1 अंक के 2 उपभाग के साथ, यानी 1 अंक के 2 उपभाग कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और प्रश्न संख्या 11 से 17 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है। इनमें से कुछ प्रश्नों में एक आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया। आंतरिक विकल्प यानी वही अथवा वाला या करके दूसरा प्रश्न दिया हुआ होगा, दोनों में से आपको एक करना होगा। आपको ऐसे प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से केवल एक का ही प्रयास करना होगा। प्रत्येक प्रश्न 11 से 17 के लिए दिए गए निर्देशों के अनुसार इन प्रश्नों का प्रयास करें। चलो अब देखते हैं। इसी प्रकार खंड बी है, उसके अंदर प्रश्न संख्या 18 से 22 तक शामिल रहेंगे, जिसमें 2 अंक वाले अति लघु प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 से 50 शब्दों की सीमा में दिया जाना है। फिर प्रश्न संख्या 23 से 24 लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 3 अंक का होगा और 50 से 80 शब्दों में इनका जो है उत्तर दोगे आप। फिर प्रश्न संख्या जो 25 है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से प्रत्येक 4 अंक का होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का जो अंक है, अंक भार वो 4 नंबर का है और वो 80 से 120 शब्दों में उसका आंसर आपको लिखना होगा। अब देखो, इस तरह से क्वेश्चन नंबर स्टार्ट है आपके। तो सेक्शन ए है, ठीक है, ये आपके अंक दे रखे हैं, क्रम संख्या दे रखी है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो उपलब्ध होता है। तो स्टाइल और फॉर्मेटिंग जो विंडो है वो कहाँ पर उपलब्ध होता है, इस तरह से हमें MCQ दिए हुए होंगे और हमें इसके आंसर हमें बताने होंगे, है ना। तो इस तरह से प्रश्न इसमें दिए हुए होते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन पेपर है, इस तरह से दिया हुआ होगा। तो मैं इसका आपका आंसर भी बताती जाती हूँ कि स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो उपलब्ध होता है। तो ये उपलब्ध होता है जो है इंसर्ट मेनू के अंदर, ठीक है, ये इंसर्ट मेनू में जो है ये होता है। तो देखिए, स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो को उपलब्ध होती है, वो होती है फॉर्मेटिंग मेनू में, ठीक है। इंसर्ट मेनू में नहीं होता, वो होता फॉर्मेटिंग मेनू में है। जब फॉर्मेट करते हैं तब वहाँ पर फॉर्मेटिंग मेनू के अंतर्गत जो फॉर्मेटिंग विंडो होगी, स्टाइल वगैरह आप उसमें चेंज कर सकते हो। प्रश्न संख्या 2 है, एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करने के लिए किया जाता है। तो
तो वो होगा आपके राउंड डाउन। ठीक है, राउंड डाउन द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, वो होता है मैक्सिमम। कि मैक्सिस यानी मैक्सिमम वो कितना है। अगला है, अब इसी में देखिए, अब ये प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 3 के अंतर्गत ही आपको देखने को मिलेगा कि प्रश्न संख्या 3 में या करके अगला प्रश्न भी दे रखा, तो इन दोनों में से ही आपको इस प्रश्न में से आपको दोनों में से ही आपको एक प्रश्न करना है, चाहे आप इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए। दोनों ही प्रश्न आप नहीं करके आओगे। ये आपने पहले पेपर दिए हैं तो उसमें भी ऐसा ही आया है। ठीक है, तो इनका आपको ध्यान रखिएगा। तो किस श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो वो होगा मैक्स। फिर है, किसी सीमा के भीतर डेटा वाले शेल की संख्या ज्ञात करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो वो आएगा गिनती। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। अधिकांश अनुप्रयोग में दस्तावेज को सेव करने के लिए आमतौर पर किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो दस्तावेज को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एस का उपयोग हम करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ए। प्रश्न संख्या 5 है, कंट्रोल पेज डाउन कीबोर्ड शॉर्टकट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो कंट्रोल पेज डाउन से क्या करते हैं, यह कर्सर को पृष्ठ के नीचे ले जाता है। तो कर्सर को कहाँ लेके जाएगा, पृष्ठ के नीचे लेकर चला जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो पेज डाउन करेंगे तो कर्सर को पेज के नीचे लेके जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, समय के साथ रुझान प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाता है, तो जो बार चार्ट होता है उसका प्रयोग हम समय के साथ साथ जो है रुझान प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर इसी प्रकार के चार्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इसी में से अगला प्रश्न दे रखा है, सॉरी ये समय के साथ वाला है। ठीक है, समय के साथ वाले के लिए लाइन चार्ट आएगा, है ना। जब हम समय के साथ रुझान प्रदर्शन करते हैं तो उसमें लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। और विभिन्न श्रेणियों के डेटा की तुलना करने के लिए जो है हम बार चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आएगा बार चार्ट, यानी विभिन्न श्रेणियों के डेटा की तुलना करने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग होता है, तो वो बार चार्ट का उपयोग करते हैं। तो इसमें आएगा सी आंसर। फिर है प्रश्न संख्या 7, प्रिंट के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो वो होता है कंट्रोल पी। तो देखो कहाँ लिखा हुआ कंट्रोल पी, तो ये रहा कंट्रोल पी। तो प्रिंट के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल पी होती है। प्रश्न संख्या 8 है, दावा रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अब आपको याद भी रखना, देखो यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की अस्थिर मेमोरी है, यानी अस्थायी मेमोरी होती है। आपने जो टाइप किया उस समय रहेगी, बाद में ये हट जाती है। कारण बिजली बंद होने पर वोलेटाइल मेमोरी अपना डेटा खो देती है। तो इसका उत्तर जो है वो है कि ए और आर दोनों सत्य है। यानी कि ए भी सत्य है कि रैंडम मेमोरी में रैम में क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में कि ये अस्थिर मेमोरी होती है। जैसे बिजली बंद होती है तो वो अपना डेटा खो देता है। तो ये ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है। तो ये इसका आंसर है। तो देखो क्वेश्चन इस तरह के आएंगे आपके, तो अगर आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे। ठीक है, पर पैटर्न इसी तरह का क्वेश्चन पेपर का रहने वाला है। प्रश्न संख्या 9 है, अब देखो सत्य असत्य वाले भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, असत्य सत्य बताइए कोई दो। अब आपको यहाँ पर कोई दो बताने हैं, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि सारे ही आपको नहीं करके आने हैं। अगर सारे ही करके आ जाओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको इसमें से कोई दो ही करने हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको सारे के आंसर बताऊँगी। तो टेप कुंजी का उपयोग दस्तावेज में शब्दों के बीच स्थित स्थान डालने के लिए किया जाता है। तो ये वाक्य सत्य है कि टेप कुंजी का उपयोग शब्दों के बीच में हम स्थान या रिक्त स्थान के लिए किया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 9th का ही दूसरा है, डिलीट कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटा देती है। तो ये आंसर मतलब ये वाक्य असत्य है, क्योंकि ये दाईं ओर के अक्षर को नहीं हटाती बल्कि ये बाईं ओर के अक्षर को हटाती है। फिर है तीसरा, 9वें का तीसरा है, कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में किसी दस्तावेज को सहेजने के लिए कंट्रोल एस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो ये वाक्य सत्य है कि हम जब दस्तावेज को हम सजोते हैं यानी कि संयोज कर रखते हैं, सेव करके रखते हैं, तो हम कंट्रोल एस कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। ये शॉर्टकट की है। इसी का चौथा है, अधिकांश सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग में चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कीबोर्ड का या कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो ये कंट्रोल सी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये याद भी रखना है कि ये की जो शॉर्टकट की है वो आपको सारी याद करके जानी है।
अगला क्वेश्चन है 10वां। तो देखो आपका रेगिस्तान ही पूछा जाएगा। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखो आपके उसमें पूछा भी बताया भी गया था कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर जो है 17 तक जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो 9 या 10वां जो क्वेश्चन है उसमें आपके कोई 2 विकल्प कोई 2 ही क्वेश्चन करने हैं। 2 नंबर का अंक भार होगा, लेकिन उसमें प्रत्येक का एक एक अंक होगा। तो किस तरह से ऐसे होगा कि रिक्त स्थान भरे कोई 2। अब आपके 2 नंबर का दे रखा तो कोई 2 आपको इनमें से करने हैं, जो भी आपको आता है वो कीजिएगा। तो प्रत्येक आपका एक एक नंबर का हो गया, 1 + 1 = 2। ठीक है, यानी कि एक ही क्वेश्चन आपको इसमें से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में से इन्हीं में से आपको एक एक करना है। तो अब जो भी आपको आ रहा होगा वो आप करके आइएगा। पर आपको क्वेश्चन को निर्देशों को अच्छे से पढ़ना है कि वो सारे क्वेश्चन करवा रहा है या कोई 2 क्वेश्चन करवा रहा है। अब यहाँ आंसर है कट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+X। तो Ctrl+X करके हम जो है Ctrl+X करके हम क्या करते हैं, इसकी शॉर्टकट की अपनाते हैं जब हमें कोई भी शब्द को कट करना होता है, किसी वाक्य को कट करना होता है। तो Ctrl+X। फिर है कॉपी के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हमने पढ़ा था कॉपी के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी है कि Ctrl+CTRL है ना, Ctrl+C ये कॉपी के लिए शॉर्टकट की है। फिर इसी का दूसरा है पेस्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+V। तो यही आएगा CTRL+V। Ctrl+V करके हम क्या करते हैं, Ctrl+V करके हम किसी भी शब्द को हम पेस्ट करते हैं। फिर है पूर्ववतन के लिए शॉर्टकट कोई पूर्ववतन, यानी कि पहले जो हमने लिखा था और अब हमने उसको मिटा दिया है, तो वापस हम पहले ही वाली जो है टेक्स्ट पर जाने के लिए या पहले वाले जो भी चीज़ें लिखी हुई वो हमारे सामने वापस आ जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, अंडू पर जाते हैं। तो उसके लिए Ctrl+Z उसकी शॉर्टकट की है। अंडू करने के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+Z इस कुंजी पर हम जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। अब देखो ये प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से आपको किसी 2 का ही उत्तर देना है, लेकिन मैंने चारों के आंसर आपको बता दिए हैं। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न होगा और यही इसी में से जो है क्वेश्चन आता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखो आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये अदिया करके दूसरा क्वेश्चन है। अब दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। किसी दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन करने के लिए आप खाली स्थान कुंजी दबा सकते हैं। तो कौन सी कुंजी दबाएंगे? सभी टेक्स्ट को जो हमें सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे Ctrl+A। ये कुंजी, ये शॉर्टकट कुंजी है, इसका हम चयन करेंगे या उसको हम दबाएंगे। कंट्रोल पे हम क्लिक करेंगे, कंट्रोल कुंजी को दबा के फिर हम एक पर दबाएंगे तो वो Ctrl+A होगा और वो जो है वो सभी टेक्स्ट चयन हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर या में अधिकांश ब्रेव ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? तो वो होता है Ctrl+T करके हम नई कुंजी का उपयोग करते हैं। तो नए टैब को हम खोलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, MS एक्सेल में सभी फॉर्मूले चिन्ह से शुरू होते हैं। सभी फॉर्मूला किससे चिन्ह से शुरू होते हैं? बराबर के चिन्ह से। कौन से चिन्ह से? बराबर के चिन्ह से शुरू होते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 13, MS वर्ड एक क्या है? खाली स्थान सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ लिखोगे आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो इस तरह से आप लिखोगे। अगला प्रश्न है 14, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब दोनों में से हमें किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। किसी दस्तावेज को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+S। तो सेव करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+S का हम उपयोग करते हैं, यानी कि CTRL बराबर प्लस, ये कंट्रोल की मीनिंग हो गई, प्लस सेव करने के लिए Ctrl+S। ठीक है। और सभी टेक्स्ट में दस्तावेज में सभी टेक्स्ट को चुनने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? तो वो सभी चुनने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर करेंगे Ctrl+A। ठीक है, Ctrl+A का उपयोग हम करेंगे। सेकंड का है और ये फर्स्ट का आंसर के लिए हम क्या करेंगे, Ctrl+S। तो यहाँ पर S आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न 15वां है, किसी बार में दस्तावेज का नाम और प्रोग्राम का नाम होता है। तो किस बार में होता है? वो होता है टाइटल बार में। जो टाइटल बार होता है उसके अंदर प्रोग्राम का नाम और ना दस्तावेज का नाम दिया होता है। तो किस में आता है? ये टाइटल बार। तो इसका आंसर आएगा टाइटल बार। 15वें का आंसर है टाइटल बार। तो इस तरह से इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 16 है, MS एक्सेल में किसी सेल में डेटा दर्ज करने या संपादित करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो वो हम जो है फार्मूला बार का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर है फार्मूला बार। फार्मूला
बार का उपयोग हम करते हैं, तो इसका आंसर है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, फार्मूला बार का उपयोग किया जाता है। फिर है प्रश्न संख्या 17 है, प्रत्येक व्यक्तिगत तालिका जो स्प्रेडशीट के रूप में दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसको हम वर्कशीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? वर्कशीट। यानी प्रत्येक व्यक्तिगत तालिका जो स्प्रेडशीट ग्रिड यानी कि ये जो ग्रिड होती है, जो खाने होते हैं स्प्रेडशीट के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वर्कशीट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा वर्कशीट। तो इस खाली स्थान में आपको वर्कशीट लिखना है। तो इस तरह से इसका आंसर आता है। देखो, अब आपको चैप्टर पढ़ के जाना ही पड़ेगा कि जो चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले, आपने बफरिकेशन देखा होगा तो वो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर अब देखो सेक्शन बी आ गया। अब सेक्शन बी में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिनका आंसर आपको लिखना होगा। जैसे कंप्यूटर पर पावर बटन का प्राथमिक कार्य क्या है, तो और या तो इसका आंसर दो या फिर इसका आंसर दो, या फिर कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक बिजली बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो देखो प्रश्न संख्या 18 जो है उसका ये वाला जो है, कंप्यूटर पर पावर बटन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो पावर बटन क्या करता है? कंप्यूटर को ऑन हो चालू या बंद करता है। तो पावर बटन जो है कंप्यूटर को चालू या बंद करता है। फिर इसका आंसर जो है कि कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक बिजली बंद होने पर भी डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। तो वो है जो डेटा जब लाइटें बंद हो जाती है, पावर ऑफ हो जाता है, तब भी उसमें डेटा सेव रहता है, तो वो होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है वो इस तरह का कार्य करता है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव ये जो है वो स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करने का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 19 है, कंप्यूटर सिस्टम में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी के बीच प्राथमिक अंतर बताइए। देखो, रैम तो क्या होता है? रैम जो अस्थायी मेमोरी होती है, ठीक है, ये अस्थायी डेटा भंडार के लिए उपयोग की जाती है। जबकि रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी हम इसको बोलते हैं। जो रीड ओनली मेमोरी है वो गैर वाष्पशील हो और ये आवश्यक निर्देशों को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, यानी कि ये डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को बंद करोगे और वो डेटा चला जाएगा। और रोम क्या होता है? ये स्थायी रूप से मेमोरी को सेव कर लेता है। जैसे मान लो आपने कुछ लिखा कंप्यूटर, अब से मान लो मोबाइल पे आप कुछ लिखते हो, अगर आप उसको सेव नहीं करते हो तो वो फिर आप जैसे ही मोबाइल को बंद करते हो चला जाता है। लेकिन आपने उसको सेव कर लिया तो वो सेव होकर कहाँ चला गया? वो मोबाइल के रोम में चला जाता है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर रैम और रोम 2 मेमोरी होती है। रैम जो होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। आप जब तक लिखते हो बिना सेव नहीं करोगे तो वो जब आप कंप्यूटर को बंद करोगे तो वो जो लिखा हुआ डेटा है वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने सेव कर लिया तो वो रोम में चला जाता है, और जब आप वापस उसको ऑन करते हो तो वो आपको डेटा संग्रहित किया हुआ, सेव किया हुआ वहीं पर आपको मिल जाता है। अब इसी का जो 19वां जो प्रश्न है उसी का अथवा में है, ये या में है, तो दोनों में से आपको एक प्रश्न करना है कि मशीन भाषा और असेंबली भाषा क्या है। तो मशीनी भाषा क्या होती है? कि बाइनरी कोड होता है मशीनी भाषा का, जो कि 0 या 1 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, बाइनरी कोड के रूप में ये होता है। तो 0 और फर्स्ट 1 का उपयोग करती है, जो सीधे कंप्यूटर के CPU द्वारा समझा जाता है, ठीक है। असेंबली भाषा मशीन भाषा निर्देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली मानव पठनीय स्मरणीय कोड प्रदान करती है। तो असेंबली भाषा क्या होती है? मानव द्वारा प्रदान की जाने वाली, मानव द्वारा समझने वाली, है ना, एक कोड भाषा होती है। असेंबली को असेंबल के माध्यम से मशीनी भाषा में परिवर्तन किया जाता है। दोनों भाषाएं कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ निम्नतम स्तर पर जाँच करती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हो। प्रश्न संख्या 20 है, मेल मर्ज के संदर्भ में डेटा स्रोत क्या है। तो मेल मर्ज क्या है? देखो, मेल मर्ज जो है वो डेटा स्रोत वेब फाइल या डेटाबेस होता है मेल मर्ज, जिसमें प्राप्तकर्ता की जानकारी होती है, उसका नाम होता है, उसका पता होता है, व्यक्तिगत प्रतियां उत्पन्न होती है, ठीक है, करने के लिए एक टेम्पलेट दस्तावेज में विलय कर दिया जाता है। सामान्य स्रोत में एक्सेल फाइलें, एक्सेस डेटाबेस या CSV फाइलें शामिल इसमें होती हैं। तो इस तरह से मेल मर्ज का कार्य होता है। फिर है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट का फ्रंट आकार कैसे बदलते हैं। देखो, जब माइक्रोसॉफ्ट हम वर्ड चलाते हैं, MS चलाते हैं, MS पावर वर्ड चलाते हैं, तो उसमें दस्तावेज में टेक्स्ट का फ्रंट हमें जो है आकार बदलना होता है फ्रंट का। तो उसमें हम कैसे बदलेंगे कि हम क्या करेंगे, फ्रंट का आकार बदलने के लिए हम जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट को हम चुनेंगे। मान लो हमें इस टेक्स्ट का आकार बदलना है तो इसको हम चुनेंगे, सेव, है ना, सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम टूल बार में जाके होम टैब पर जाएंगे। फ्रंट समूह जो होता है उसमें फ्रंट आकार को ड्रॉप डाउन करेंगे, ठीक है, और उसमें वो जो भी फ्रंट आपको रखना है, जितनी साइज में उसको रखना है, ये जिस फ्रंट में आपको लेना है उसको हम ड्रॉप डाउन करके ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे और सूची में वांछित फ्रंट आकार को चुनेंगे। वैकल्पिक रूप से आप सीधे वांछित फ्रंट आकार
को फ्रंट आकार बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और एंटर दबा सकते हैं, यानी कि सीधे ही आप फ्रंट आकार में जाके आप बना संख्या डाल सकते हैं कितने साइज में आपको फ्रंट का आकार चाहिए, और फिर आप एंटर दबा सकते हो, तब भी वो साइज बन जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 22, पावर पॉइंट पेज प्रेजेंटेशन में के स्लाइड स्टार्ट व्यू और स्लाइड शो व्यू के बीच अंतर करें। तो पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उसके स्लाइड स्टार्ट व्यू और स्लाइड शो व्यू के बीच हमें अंतर बताना है। तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। तो इसका उत्तर है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के स्लाइड स्टार्ट व्यू और स्लाइड शो व्यू के बीच अंतर ये है कि पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्ट व्यू आसान संगठन और प्रबंधन के लिए सभी स्लाइडों को थंबनेल के रूप में प्रदर्शित करता है। ये स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित करने और एक साथ नई स्लाइडों में परिवर्तन करने के लिए उपयोगी है। स्लाइड शो व्यू एनिमेशन और ट्रांजेक्शन का पुनरावलोकन प्रदान करते हुए फुल स्क्रीन मोड में एक एक करके स्लाइड प्रस्तुत करती है। यह प्रस्तुतकर्ता के लिए वास्तविक प्रस्तुति अनुभव का अनुसरण करता है। तो इस तरह इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच अंतर का वर्णन करें, प्रत्येक का उदाहरण प्रदान करिए। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में क्या अंतर है वो हमें बताना है और उदाहरण देकर हमें बताना है। तो इसका आंसर है कि इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जैसे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करने की अनुमति देता है। तो इनपुट क्या होता है, जिसके जरिए हम जो है कुछ कमांड देते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, इससे हम कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं, डेटा इसमें इनपुट किया जाता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर जो है, तो आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा संसाधित डेटा प्रदर्शन या प्रस्तुत करते हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है और स्पीकर है। जो हम डेटा डालते हैं वो हमें सामने दिखाई देता है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है ना, आदि वो होता है आउटपुट डिवाइस। वे उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संचार की सुविधा प्रदान करते हैं, डेटा एंट्री और सूचना पुनर्प्राप्ति को सक्षम करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ये। क्वेश्चन संख्या 24 है, आप पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के भीतर टेक्स्ट को लंबवत रूप से कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को लंबवत रूप से हमें कैसे संरक्षण करना है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर है, तो उत्तर है पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स के भीतर टेक्स्ट को लंबवत रूप से संरक्षित करने के लिए टेक्स्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स का चयन करें। टेक्स्ट बॉक्स पर राइट क्लिक करें और संदर्भ मेनू में फॉर्मेट शेप चुनें। फॉर्मेट आकार फलक में टेक्स्ट विकल्प टैब पर जाएं। यह बड़े अक्षर ए जैसा दिखाई देता है। टेक्स्ट बॉक्स श्रेणी पर क्लिक करें। ऊर्ध्वाधर रेखांकन के अंतर्गत वांछित संरेखण विकल्प चुनें। उदाहरण के लिए ऊपर, मध्य, नीचे। ये टेक्स्ट को तदनुसार ये टेक्स्ट को क्या करता है, ये टेक्स्ट को तदनुसार टेक्स्ट बॉक्स के भीतर लंबवत रूप से संरेखित करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेल मर्ज में मौजूदा डेटा रिकॉर्ड को संपादित करने के लिए चरण लिखिए। तो मेल मर्ज में जो मौजूदा डेटा होता है उसको रिकॉर्ड को संपादित करने के लिए हमें कौन कौन से चरणों को अपनाना होता है वो हमें बताना है। तो आंसर है 25 का कि मेल मर्ज में मौजूद डेटा रिकॉर्ड संपादित करने के लिए मेल मर्ज दस्तावेज खोलेंगे, मेलिंग टैब पर जाए, सिलेक्ट रिसिप्टेंट पर क्लिक करें और अपना डेटा स्रोत चुनें। सूची खोलने के लिए एडिट रिसिप्टेंट लिस्ट पर क्लिक करें। संपादित करने के लिए रिकॉर्ड चुनें और एडिट पर क्लिक करें। एडिट डेटा सोर्स में परिवर्तन करें, परिवर्तन सेव करें और बंद करें। तो इस तरह से हमारा जो है मेल मर्ज पर हम जो है डेटा रिकॉर्ड को संपादित कर सकते हैं और मेल मर्ज प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े। तो इस तरह से आपके जो 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 25 क्वेश्चनों के आंसर मैंने यहाँ पर बताए हैं। तो इसी तरह का आपका क्वेश्चन का पैटर्न आएगा। तो आप समझ ही गए हैं किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न आएगा। तो देखो 25 क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन कोई 3 नंबर के, कोई 2 नंबर के, तो इस तरह 25 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मैं एक बार और आपको दोबारा पैटर्न बता देती हूँ। देखो इस तरह से आपका क्वेश्चन का पैटर्न आएगा। तो आपको जो चैप्टर है जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो आपको पढ़ के जाने हैं सारे, ठीक है। बफ्रिकेशन आपने देख ही लिया होगा। फिर भी मैं एक बार और आपको बफ्रिकेशन बता देती हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको ये पता रहे कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने चैप्टर पढ़ के जाने ही हैं क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। पर इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। देखो पावर पॉइंट है, मेल मर्ज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, फॉर्मेटिंग है, उनमें से आपके ये जो चैप्टर दे रखे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
देखिए ये आपके चैप्टर की एप्लीकेशन है, जहाँ से आपको चैप्टर जो पूछे जाएंगे वो ये वाले चैप्टर हैं, यानी आपके टोटल 9 चैप्टर दे रखे हैं, जिसमें 6 चैप्टर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये देखो बेसिक कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर है ना, इसका ये आपके पब्लिक एग्जाम में आएगा। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट आएगा। फिर है चैप्टर नंबर 4 है फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, है ना। फिर है चैप्टर नंबर आपके 5 है मेल मर्ज, तो मेल मर्ज का भी हमने क्वेश्चन देखा ही था। फिर है चैप्टर नंबर 7 फॉर्मेटिंग ऑफ स्प्रेडशीट, तो स्प्रेडशीट से भी क्वेश्चन आया था। फिर है चैप्टर नंबर 8 फार्मूला फंक्शन और चार्ट, तो फार्मूला किस तरह से लगाया जाता है, फंक्शन किस तरह लगाए जाते हैं, शॉर्टकट की क्या होती है, वो आपको बताना है। तो ये भी पब्लिक एग्जाम में आएगा। फिर है क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे किया जाता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये भी पब्लिक एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपके 6 चैप्टर दे रखे हैं, तो ये चैप्टर आपको याद करके जाने हैं, एक बार इसको पढ़ के जाना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझ में आया होगा। ठीक है, आप चैप्टर को पढ़िएगा, प्रश्न कहीं से पूछे जा सकते हैं, लेकिन हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि पेपर हमारा किस तरह का आने वाला है, हमें किस तरह से हमें तैयारी करके जानी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।